हे एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज फिर से लाई हूं मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो। आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो ई श्रम कार्ड है इसमें आपके क्या क्या राइट्स हैं और कौन कौन इस कार्ड को फिल कर सकता है, किसको किसको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे और इसमें किस तरह का आपका इंश्योरेंस है, कितने अमाउंट का इंश्योरेंस है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, किस तरह से आपको अमाउंट सबमिट करना है, कौन आपका अमाउंट सबमिट करेगा और कौन इसको फिल कर सकता है, कौन इसको फिल नहीं कर सकता है, कौन कब इसके लिए एलिजिबल होगा, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा और कितने अमाउंट का आपका इंश्योरेंस होगा और कौन कौन सी कैटेगरीज के लोग इसको फिल कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहली चीज़ तो ये बता दूँ कि अब तक 20 करोड़ लोग इसको भर चुके हैं, ठीक है। और एक चीज़ इसका फ़ायदा ये भी है कि आपको ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आपकी सोशल सर्विसेज होंगी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि आपकी सामाजिक सुविधाएं जिनको हम बोलते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें आपको सबसे अच्छी चीज़ जो है उसमें आपको बीमा मिलेगा, जो यानी कि जैसे कि कोई भी काम करता है तो उनको कंपनी से बीमा होता है, लेकिन जो आपका सैलरी बेस्ड पर्सन नहीं होता है तो उसको अपना बीमा किसी प्राइवेट कंपनी से कराना पड़ता है या अलग तरीके से। तो इस ई श्रम कार्ड के बनने पे सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको एक बीमा मिल जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगा, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए, अब जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि क्या किसान इसका फ़ायदा उठा सकते, क्या किसान इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो जी हाँ, किसान इसका बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी मतलब कि जो कि आपके फील्ड वर्क वाले किसान होंगे, यानी कि जो कृषि से किसान होंगे जिनके पास भूमि नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा, उस कंडीशन में जो है वो किसान एलिजिबल हैं, यानी कि वो किसान इसका में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन जिनके पास भूमि है और जो कृषि श्रमिक नहीं है वो इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर सेकेंड पॉइंट आपका ये आता है कि इसके लिए क्या आय का एक, यानी कि एक इनकम का एक सर्टिफिकेट चाहिए या फिर आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए तभी आप फिल कर सकते हैं, तो ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि सेकेंड पॉइंट जो है कि क्या आपके रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी इनकम का प्रूफ होना ज़रूरी है, तो नहीं। लेकिन अगर कोई भी पर्सन जिसने ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है तो अगर वो इनकम टैक्स भर रहा है, यानी कि आयकर विभाग जो होता है उसमें आपका अपनी पे के लिए जो एक टैक्स फिल करा जाता है, अगर वो फिल कर रहा है तो वो इस कंडीशन में इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक इनकम टैक्स को, यानी कि उसकी एक तरीके से ऑलरेडी सैलरी बन रही है, उसकी एक फ़िक्स अमाउंट में सैलरी आ रही है, तो उस कंडीशन में वो किसी भी तरीके से एलिजिबल नहीं होगा। अगर वो कभी इस तरह से काम कर रहा है कि जहाँ पे उसको सैलरी नहीं मिलती है, वो डेली वेजेस पे है या कभी काम मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन वो फिल कर सकता है। लेकिन इन फ्यूचर अगर उसने तब ई श्रम कार्ड बनवा लिया, लेकिन अगर इन फ्यूचर वो उस कंडीशन में चला जाता है कि जहाँ पे उसकी सैलरी मिल रही है ऐसी कंपनी में चला जाता है, तो वहाँ से उसका ई श्रम कार्ड जो होगा वो वहाँ से वैलिड होना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब वो सैलरी बेस हो गया है। वहाँ पे ऑलरेडी वो कंपनी उसको इंश्योरेंस दे रही होगी, क्योंकि ये तो आपका गवर्नमेंट की तरफ से है, जो कि डेली वेजेस पे होते हैं, जिनकी कोई फिक्स अमाउंट में सैलरी नहीं होती है, ठीक है। तो अब मैं आपको थर्ड पॉइंट ये बताऊंगी कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से कराना है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि थर्ड पॉइंट होगा कि आपका किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी नियर बाई कैफ़े में जाके वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट ये है कि क्या उसके लिए कोई भी अमाउंट आपको पे करना होगा, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी आपको किसी भी तरह का कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है। और इसको फिल करने के लिए 16 से 59 ईयर्स के एज तक के लोग एलिजिबल हैं, वो फिल कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप कहीं भी कोई भी अमाउंट पे मत करिएगा। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आधार। आधार में आपको मोबाइल नंबर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ये रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो वहाँ पे आपका आधार नंबर अगर मोबाइल से लिंक होगा तो वो आपकी ऑटोमेटिक डिटेल निकल आएंगी और आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल डालनी होगी।
एक जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप ये डर रहे हैं कि बैंक अकाउंट की डिटेल डालने पे ऐसा ना हो कि आपके बैंक अकाउंट से कुछ पैसा डिडक्ट हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब भी इन फ्यूचर आपका जो पैसा आना होगा, जो आपने बैंक अकाउंट की डिटेल दी है वो उसी अकाउंट में ही आएगा। अब मैं आपको बता दूं फिफ्थ पॉइंट, जब ये आपका पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक यूएएन नंबर मिलेगा। यूएएन नंबर आपका जो होता है वो क्या होता है, जब भी आपका कोई पीएफ अकाउंट होता है, ठीक है, तो इसमें आपको 12 डिजिट का एक यूएएन नंबर मिलता है। तो उसी के थ्रू आपका जो भी इंश्योरेंस वगैरह होगा तो ये यूएएन नंबर के थ्रू आपकी पूरी डिटेल निकल आएगी। अब चलिए हम आपको बताते हैं आपका 6 पॉइंट क्या हो। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आपका एक यूएएन नंबर मिलेगा जो कि आपका पूरे इंडिया में कहीं भी वैलिड होगा। आप उसके थ्रू कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कोई भी सुविधा चाहिए। तो अब ये सारी बातें तो होगी कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जैसे अप्लाई कर देंगे तो आपका पूरा एक कार्ड बन के आ जाएगा, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या क्या करना है। और जैसे ही और जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको अपना चूज करना होगा कि आप अभी कौन सा काम कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम आपकी वर्किंग प्रोफाइल क्या है, मतलब आप किस तरह का काम कर रहे हैं, प्रिंटर हैं क्या है, क्योंकि इन लोगों को डेली काम नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है। तो इनका किसी भी तरीके से कहीं भी पीएफ अमाउंट डिडक्ट नहीं होता, कहीं से किसी कंपनी से इंश्योरेंस नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं कि बीमे का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बीमे का जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वो होगा 2 लाख तक होगा। और वो कब मिलेगा, जैसे कि अगर कोई भी आपका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आपकी मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको ये अमाउंट मिलता है। और अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें आपको 1 लाख तक का अमाउंट मिलेगा, और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उसमें आपको 2 लाख तक का अमाउंट मिलेगा। तो इसमें आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसमें आपको एक अपना नॉमिनी फिल करना होगा कि इन फ्यूचर अगर जैसे आपकी डेथ हो जाती है तो आपने जिसका भी नाम नॉमिनी में लिखा हुआ है वो उस अमाउंट को निकाल सकता है, उस अमाउंट को विड्रॉल कर सकता है। तो ये थी सारी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी ई श्रम कार्ड से रिलेटेड है। अगर आपको कोई और भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।